नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम इनसाइट में अशोक व्यास में आपका स्वागत है। और हमारे अतिथियों का स्वागत करने से पहले मैं अपने मन की बात आप तक पहुंचा दूं। मन की बात शीर्षक से एक कार्यक्रम रेडियो पर जो प्रधानमंत्री महोदय द्वारा प्रारंभ किया गया, उसका 100वां एपिसोड पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया गया। अमेरिका में भी, लंदन में भी, भारत के कई शहरों में। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात अ, की शुरुआत की इस एपिसोड की, तो उन्होंने उसको एक आध्यात्मिक यात्रा जैसे बताया। और उन्होंने कहा कि ये जो मन की बात है, ये दूसरों के गुणों की पूजा करने के जैसा है। जब दूसरों के गुणों की पूजा करने की बात उन्होंने की, तो बाकी की बातें क्या कही, उनमें से कुछ का संकेत हम करेंगे। पर हम आज जिस विषय को लेकर बात करने वाले हैं, वो है मन की बात वर्सेस मनमानी बात। और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुधीर बिष्ट, और अपने ही अमेरिका से भी एकेडमिकली ओरिएंटेड हमारे मित्र जो हैं डॉक्टर धीरज कौल भी जुड़ रहे हैं। तो आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सो बात को हम मन से ही लेकर शुरू करते हैं, फिर प्रधानमंत्री की तरफ जाएंगे। तो अगर आप अपने मन की बताएं संक्षेप में, अभी के जो हालात भारत में आप देख रहे हैं सुधीर जी, तो आपका मन प्रसन्न है या आपको किन्हीं बातों की चिंता है अधिक? नहीं, मेरा मन नमस्कार अशोक जी, धीरज जी। मेरा मन पूरी तरीके से आश्वस्त और प्रसन्न है। भारत में कई घटनाएं हो रही हैं और जैसा किसी भी देश की जर्नी में होता है, सो सम थिंग्स आर ब्रिलियंट, सम थिंग्स आर एवरेज एंड सम ऑफ थिंग्स आर नॉट सो गुड। So it's all happening as they say, but more or less, we are growing. The World Bank figure says we will be growing at 5.9%. Economy is looking up. Okay, so and in terms of economy, we are doing well. The COVID is behind us, and if you see investments are coming, the share market has bounced back. And post Hindenburg, the big impact that people thought Hindenburg will cause to the Indian market, it had zero impact on the Indian market, except that the Adani stocks tumbled and they are going up again. So everything is going well, and we are a vibrant democracy. We are going to have elections in Karnataka, and the elections are very colorful, including colorful languages being used for by all So and we'll sundry. come back to the colorful language, and let's once India is a again great place to be in. It's a great spot. ग्रेट ग्रेट। Yeah. तो सुधीर जी की बात सुनकर एक आशा जैसा एक भाव जो जागता है, क्या वो धीरज जी के साथ बना हुआ है कि नहीं, उस तरफ जाने से पहले मैं एक बार बधाई देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। एक तो उन्होंने सोचा कि वो सबसे जुड़ने के लिए एक ऐसा संचार माध्यम अपनाए, जो कि लोगों ने ऐसा भाव बना लिया था कि रेडियो तो अब बीता हुआ माध्यम हो गया। बट एक नई जिंदगी उन्होंने रेडियो को दी। इसके अलावा जो धीरज जी, अभी का जो मन की बात का 100वां एपिसोड था, तो उन्होंने कई राज्यों के अलग-अलग प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल्स से भी इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें हीलिंग हिमालयस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले प्रदीप सांगवान हो, या फिर सुदूर नॉर्थ ईस्टर्न जगह में काम करने वाली अ, कोई महिला हो। तो बहुत सारे आम लोगों को उन्होंने कनेक्ट किया। तो बात लक्षद्वीप की हो या कर्नाटक की हो, बहरहाल, नॉट गेटिंग इनटू ऑल द डिटेल्स, ही डिड succeed in making common man a part of this program. एंड ओवरऑल आपका मन अभी भारत को जब आप देखते हैं, तो क्या आप को लगता है, प्रफुल्लित भाव लगता है, और यू हैव सर्टेन कंसर्न्स? Namaskar. Thank you for having me on the show, Ashok ji and Vyas ji. I think आप जो पॉइंट रेस कर रहे हैं, मैं पहले उससे स्टार्ट करता हूँ। जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो डेमोक्रेसी है, उसकी जो बेसिक सोल है, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी सिंगल इंडिविजुअल और कंट्रीब्यूशन, क्योंकि बेसिकली लोग ही कंट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, एक लीडरशिप तरीके की स्टीयरिंग करता है। तो जब एक कॉमन आदमी जो अपने इनिशिएटिव्स लेके इकोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहा है, इस ग्लोबल वार्मिंग के टाइम पे उसके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना, हाँ ये सरकार का काम है, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, लेकिन बहुत जगहों पे देखा जाता है कि जिन लोगों को रिकग्निशन मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। तो प्रधानमंत्री जो इंडिया के टॉप डेमोक्रेसी के लीडर हैं,
जो इतने पॉपुलर लीडर हैं, अगर वो इन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, तो ये क्लियर कट मैसेज आता है कि हमारी लीडरशिप उन लोगों को मोटिवेट करेगी जो कंट्री बिल्डिंग, जो नेचर प्रिजर्वेशन के लिए काम करेंगे और नई इनोवेशन के लिए काम करेंगे, जॉब क्रिएशन के लिए काम करेंगे। देखिए, वर्ल्ड, मैं कोविड से जुड़ा हूं, बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस किया है आफ्टर कोविड, स्पेशली डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के लिए। तो हमारे जो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसके लिए रेडी नहीं थे, लेकिन अब रेडी होना पड़ेगा। बहुत सही लेटेस्ट एआई, मैं खुद एआई हेल्थ केयर के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं, अभी मेरा खुद का काम है। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि हमारा कॉस्ट सेविंग्स कर सकता है, जो एक लास्ट माइल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स को हम लोग ड्रोन के थ्रू यूज करके भी काम कर सकते हैं, एआई के थ्रू यूज कर सकते हैं, टेलीपोर्टल के थ्रू हम लोग एल्गोरिथम्स लिखते हैं। तो बहुत सी चीजें इनोवेटिव हो सकती हैं, लेकिन जो छोटे छोटे स्तर पे लोग काम कर रहे हैं, बहुत से स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत मिलती है और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की जरूरत मिलती है। तो जब आपकी कंट्री का लीडर उन लोगों को आइडेंटिफाई करके एक मोटिवेशन देता है, मैं कहता हूं कि इससे बढ़िया संकेत भारत की प्रोग्रेस के लिए मुझे तो कम ही दिखता है। और मैं खुद भी एकेडमिक्स में हूं, तो ये इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, क्योंकि पैसे फिर भी आपको इंडस्ट्री से मिल जाएंगे, लेकिन एक कंट्री का लीडर अगर आपको रिकग्नाइज करता है तो होना ही चाहिए। कहीं ना तो कहीं मुझे जी, लगता है जी, भारत मैं की मैं जी, ब्यूरोक्रेसी। मैं आपके पास वापस आता हूँ। मुझे ऐसे याद आया जब प्रधानमंत्री जी का ये मन की बात का एपिसोड चल रहा था, तो हरियाणा से उन्होंने एक सुनील जागलान जी को भी मिलवाया, जिन्होंने की सेल्फी विद डॉटर आइडिया प्रधानमंत्री जी को दिया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो बात को आगे बढ़ाने में किस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन रहा, उसको भी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। और भी बहुत ऐसे लोग रहे थे। पर एक संजय कश्यप जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी पर काम कर रहे हैं। आपकी बात से जुड़ती हुई मुझे उनकी बात याद आई। सो देयर इज अ फॉरवर्ड लुकिंग विजन, ऐसा लग रहा है। और कुछ सवाल धीरज जी के हैं, डॉक्टर सुधीर, वो आपकी तरफ आएंगे उनको लेके। आप मैनेजमेंट पढ़ाते भी रहे हैं, आपने नॉवेल्स भी लिखे हैं। But coming back to the language and the kind of discourse that we see in the political circuit these days, especially, इसलिए हमने मनमानी बात भी कहा है उसको। तो अ, क्या क्या हो गया ऐसा कि जो शब्दों का जैसे चयन किया जा रहा है, वो स्तर कुछ गिरता जा रहा है। कोई प्रधानमंत्री को पॉइजनस स्नेक की संज्ञा दे देता है, तो कोई रावण कह देता है। तो कोई कहता है कि मोदी जी ने ये शीश महल ऑपरेशन के द्वारा जो सवाल केजरीवाल जी के बंगले पर उठे हैं, तो एक आम आदमी पार्टी के नेता है राघव चड्ढा, वो कहते हैं उन्होंने 440 करंट के वोल्ट को हाथ लगा दिया है। सो ये एक अलग तरह के एक्सप्रेशंस हैं जो कि ऐसा लगता है डिसेंसी का ट्रैक थोड़ा छूट जाता है। आपको क्या लगता है? नहीं, ये बात सही है। एक तो क्योंकि वी आर लिविंग इन द टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया, सो एवरीथिंग इज रिपोर्टेड। और दूसरा ये है कि हर आदमी एक अपनी ग्लोरी चाहता है कि लोग उसको सुने, और वो ये समझता है कि वो कैसे अपनी बात रख पाएगा। जितना ज़्यादा वो उसकी बात में शॉक वैल्यू होगी, उतना ज़्यादा उसकी बात को सुना जाएगा। तो और इसमें दूसरी बात यह है कि नेतृत्व भी कई पार्टीज का ऐसे लोगों के हाथ में है जो कि बहुत अनुभवी नहीं है, या जिनका भाषा पे उतना कमांड नहीं है, या जिस भाषा में वो बोलते हैं। जैसे आपने राघव चड्ढा की बात की, वैसे तो वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और बड़े एक संजीदा इंसान की तरह सामने आते हैं, लेकिन कई बार अपना आपा खो देते हैं और ऐसी बातें कर देते हैं, या ऐसे ऐसे संजय सिंह है। तो ये जो जो सारा का सारा ये भाषा क्यों भाषा the language is nothing but a manifestation of your inner feelings, your animosity towards a particular person, and the angst within. So it all started with talking about the educational degree of prime minister. Okay, so once they found that it was a no-go zone and it was not having an impact, so it started manifesting itself in using of very crude words. अभी जैसे खड़गे जी ने कह दिया। अब खड़गे जी इस कुछ लोगों ने, एक कुछ कॉलमनिस्ट ने कहा है कि खड़गे जी knows how to snatch defeat from the jaws of victory. If you see Congress, this is the election for Congress to lose. It is going great guns in Karnataka. The track record of governance of BJP has not been, fantastic. So it is on a weak wicket. But when you bring the personality of prime minister into play, then things starts to fall apart. So अच्छा, दूसरा ये
पीछे आपने अभी हमारा जजमेंट भी आया था, जो गुजरात के मजिस्ट्रेट का, गुजरात लोअर कोर्ट के मजिस्ट्रेट का जजमेंट था, इन विच राहुल गांधी वाज एक्चुअली जेल्ड फॉर 2 years, एंड नॉट ओनली वाज ही जेल्ड, ही लॉस्ट हिज मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा. सो ये भी तो डिस्ग्रेस, बहुत डिस्ग्रेसफुल है कि आप माफी मांग लेते. सपोज ओके, मैं ये कहता हूं कि आपने कुछ अपशब्द कहे, एक माफी मांगना भी तो एक ग्रेस होता है. आप उस कम्युनिटी से माफी मांगे कि मैंने ऐसे गाली गलौज की, मैंने अभद्रता की, तो मैं माफी चाहता हूँ. पीपल विल फॉरगिव यू, द जज विल टेक अ लीनिएंट व्यू. पर आप फिर ऐसा कहेंगे कि मैं सावरकर नहीं हूं जो मैं माफी मांगूंगा. अब आप बताइए, यू आर अब्यूजिंग ए कम्युनिटी, द कम्युनिटी ऑफ पीपल हु हैव अ सरनेम, लेट अस से मोदी, and then you say, I will not say sorry because I am not Savarkar. So, what are you doing? You are scoring one self goal after another, after another, after another. Second thing is, see, Prime Minister is also a very combative person, but he has got tremendous control on his speech. Even if he wants to hit you with strident words, he never uses words which are unpalatable. Okay. So I think the younger politicians, especially the younger politicians, and those politicians who are speaking in Hindi and who don't have command over the language, they should be very, very careful when they use this language. और ये इसमें मेरा अपना ये मानना है कि बीजेपी एक पोल पोजीशन पे है, तो उनको एग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है. आपने पीछे यूपी के असेंबली में भी देखा, जो नेता विपक्ष हैं, मुलायम सिंह जी के पुत्र अखिलेश जी, अखिलेश जी, उन्होंने किस तरीके से बातें की, वो किस तरीके से बात अपनी रखते हैं, वो भी, उसमें भी मैं ये समझता हूँ कि इट लीव्स सो मच टू बी, it leaves a very bad taste. There is so much more to be expected from our leaders. They should maintain a modicum of decency. They should maintain a modicum of decency. तो धीरज, चूंकि आप और मैं अमेरिका में बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखते हैं. जो जिस तरह का पॉलिटिकल कम्युनिकेशन या डायलॉग आप भारत में और यहाँ देखते हैं, वो अभी मुझे वो पिछले इलेक्शन में जो हिलरी क्लिंटन ने कहा डिप्लोरेबल से ऐसा कोई वर्ड यूज किया था उन्होंने. एंड तो आपको क्या लगता है, कोई मोटा मोटी ज्यादा फर्क है क्या भारत में और यहाँ पे? आई थिंक बिश जी ने बहुत अच्छे से समराइज किया, लेकिन मैं बोलूंगा भारत के चैलेंजेस बहुत ही ज्यादा अलग हैं. देखिए, एजुकेशन लेवल, साक्षरता लेवल, कनेक्टिविटी, हेल्थ, बहुत ही, भारत को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते यूएस. हम लोग यहाँ पे काफी लग्जूरियस स्टेट ऑफ बेसलाइन स्टेट में है, जो टाइम लगेगा. लेकिन और भारत में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लैंग्वेज डाइवर्सिटीज हैं, उनके मिक्स दल हैं, पता नहीं क्या क्या है. और ये हैट्स ऑफ टू द प्राइम मिनिस्टर की इतनी कॉम्प्लेक्स थिन वॉकिंग ऑन द रोप वो करते हुए भारत को आगे ले जा रहे हैं. और जैसा कि बताया गया, मैं एजुकेशन से कनेक्टेड हूँ, और अगर कोई आदमी डिलीवर कर रहा है ऑन ग्राउंड, तो अब आपको क्या फर्क पड़ता है उनके पास डबल पीएचडी है या हाई स्कूल ग्रेजुएट है. मतलब दिस इज जस्ट डाइवर्टिंग द अटेंशन. क्वेश्चन मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज को ये होना चाहिए कि अपने इनोवेटिव आइडियाज को लाकर कम्पीट करें गवर्नमेंट के आइडिया से, जो कहीं नहीं दिखता. वही पुरानी सड़ी खराब रेटरिक, रिलीजन, कास्ट, उसके ऊपर वो बात करते हैं, कोई ना कोई दल की बात करते हैं. मैंने आज तक किसी भी ऑपोजिशन लीडर को ये नहीं बोला कि हम लोग एआई की एक कंपनी यहाँ पे लाएंगे, क्यों नहीं गवर्नमेंट कर रही, या हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर हम क्या क्या इंप्रूवमेंट. कभी भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मुझे बहुत कम दिखाई देता है. और जो राघव चड्ढा जी की आप बात कर रहे हैं, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. आई हैव मेट हिम पर्सनली. मुझे लगता था एजुकेटेड पर्सन है, लेकिन इस टाइप की भाषा यूज करेंगे तो दिल्ली की जो एजुकेटेड क्लास है उनसे किनारा करेगी. क्योंकि देखिए, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी बहुत जरूरी है, जो कि भारत में बहुत लोग आम आदमी की तरफ देखते हैं. लेकिन जैसे जैसे करप्शन के एलिगेशंस आ रहे हैं, और अब इनके लोग अंडर प्रेशर आके बात करने का लिहाजा भी भूल रहे हैं. And don't forget, Modi ji is not a leader anymore. He connects to souls of billions of people in India. मतलब ये फैक्ट है. आप ऑपोजिशन के लोगों से भी बात करेंगे, उनके भी काडर में उनके लिए रिस्पेक्ट है. 5-10% छोड़ दीजिए. तो अगर आप किसी आदमी के ऊपर इतनी बड़ी एलिगेशंस लिखा रहे हैं, जो अपना पूरा जीवन देश के लिए दे रहा है, तो आप अपने पैर के नीचे खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं, और ये बहुत सैड है. आई थिंक ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है पॉलिटिकल पार्टीज. और आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद राघव चड्ढा जी. जैसे डॉक्टर बिष्ट ने बताया, ही इज एजुकेटेड गाय, एंड वी वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑपोजिशन. पर आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. और मुझे लगता है कि यहाँ के चैलेंजेस, जो आपने सवाल पूछा था, वो बहुत अलग हैं. लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर जब तक आप एक लास्ट आदमी को
जो आदमी आखिरी लाइन में खड़ा हुआ है, उसी के लिए डेमोक्रेसी का पहला राइट है। और जो मोदी जी दे रहे हैं, फ्री खाना दे रहे हैं, बच्चों के लिए एजुकेशन दे रहे हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं। मैं हेल्थ से अटैच्ड हूँ, मैंने खुद इंडिया के मिशन देखे हैं। हर आदमी को एक बहुत बड़ा 10 लाख प्लस का कवरेज दे रहे हैं। ये बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज में भी इतना नहीं है जो कर रहे हैं, और वो सबसे गरीब आदमी के लिए कर रहे हैं, विदाउट कास्ट, कलर, क्रीड और रिलीजन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ये बहुत बड़ी बात है, और वो लोग मोदी जी को आगे लाएंगे, क्योंकि उनका पहला हक बनता है डेमोक्रेसी पार्टी पे, डेमोक्रेसी सोसाइटी के ऊपर। और आज तक आजादी के बाद उनकी तरफ हर किसी ने निग्लेक्ट किया। आप दलित ले लीजिए, पिछड़ा वर्ग ले लीजिए, आदिवासी ले लीजिए, गरीब तबका। गरीबी एक खुद अलग ही डिसऑर्डर और डिजीज है इन इटसेल्फ, और उसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि आप देखेंगे अगले 5-10 साल के अंदर उनकी कंपैरिजन करने को आपको नेता नहीं मिलेंगे। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ नोबेल पीस प्राइज फॉर मोदी जी। मैंने नेशनल मीडिया पे भी 2021 में बोला था, जब उन्होंने कोविड के लिए वैक्सीन और दिल खोल के भारत ने काम किया, एंड आई विल बी द हैप्पीएस्ट गाय व्हेन ही गेट्स नॉमिनेटेड। तो धीरज जी, आपने बहुत सारी बातें बता दी, और मुझे लगता है आपका जो थॉट प्रोसेस है और जो बैक विद इंफॉर्मेशन है, उसको मैं थोड़ा सा और ये जोड़ते हुए कि मन की बात से हम जब शुरू करे थे, तो उन्होंने उसमें एक मंजूर जी हैं, उनसे भी मुलाकात कराई थी। उन्होंने लोटस स्टेम फाइबर के ऊपर कुछ काम करते हुए शायद 200 से अधिक लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। इसी तरह से एक विजय शांति जी थी, उनका भी जिक्र आया था। और सुनील जी, यूनेस्को की तरफ से भी एक संदेश और क्वेश्चन प्रधानमंत्री जी के लिए था कि एजुकेशन, साइंस, कल्चर और इंफॉर्मेशन के फील्ड में किस तरह से वो आगे जाने के बारे में विजन रखते हैं, तो वो भी उन्होंने बात की थी। सो लोकल के बारे में वोकल होते हुए ग्लोबल पूरा एक उसमें सर्किट मन की बात के द्वारा बन गया था। पर हम मन की बात से मनमानी बात की तरफ जब बात कर रहे हैं, तो ये धीरज जी के मन की बात जो है, वो कई लोगों के मन की बात नहीं भी होगी। बहुत सारे लोग उनसे असहमत होंगे, और कई लोगों के पास क्रिटिसिज्म के अपने वैलिड रीजंस उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। सो नॉट डिस्कार्डिंग दैट, अभी जब हम मनमानी बात के बारे में संकेत कर रहे हैं, तो आपने सुना होगा लेफ्टिनेंट जो जनरल हैं दिल्ली के, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भेजे आम आदमी पार्टी की सरकार को, वो अगेन ऑपरेशन शीश महल के संदर्भ को लेते हुए। तो एक मंत्री हैं आतिशी करके, उन्होंने लिखा कि ये गैर संवैधानिक है कि लेफ्टिनेंट जनरल क्वेश्चन पूछा। तो मुझे टेक्निकली तो पता नहीं है, बट ऑप्टिक्स के हिसाब से ऐसा लगता है कि हमने जो कर दिया वो कर दिया, तो मतलब हम मनमानी करेंगे, इस तरह का एक फीलिंग दिल्ली में दिल्ली सरकार के इस अप्रोच से लगता है क्या आपको? देखिए दिल्ली, अशोक जी, इससे पहले क्विकली एक और थोड़ा सा ऐड करना चाहता था। जैसे धीरज जी ने कहा, एक तो आपने बात की पॉलिटिकल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज यूज हो रही है, उसके अलावा एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है। जैसे ना, मैं ये कहता हूं कि आप चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे पीएचडी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। इतने पढ़े लिखे लीडर्स कांग्रेस के, जो कि बाहर से भी पढ़ के आए हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त, वो कहते हैं कि एलआईसी बर्बाद होने की कगार में है। ये जब हिंडनबर्ग का जो अब देखो, जब ये कहा, मेरी मदर ने मुझसे पूछ लिया, माय मदर इज 82 ईयर ओल्ड एंड शी इज ए ग्रेजुएट, बट स्टिल शी सेड ओके, आई थिंक इट वाज जयराम रमेश, somebody, some senior person was saying कि एलआईसी विल क्रम्बल, स्टेट बैंक को घाटा हो जाएगा। तो मेरी मदर ने कहा कि बेटा, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, क्या मोदी जी के राज में इनको घाटा हो जाएगा, क्या बंद हो जाएंगी? कितनी गलत बात है। जो फैक्ट है, एलआईसी ने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स कमाए हैं अडानी के शेयर से। अच्छा। ये एक तो कहने की बात किया ना, इसमें लोग जो होते हैं, लोग निराश भी हो जाते हैं, कई लोग हताश हो जाते हैं। अब जैसे मेरा ड्राइवर है, उसकी एलआईसी की पॉलिसी है, उसने मुझसे सवाल किया, सर ये लोग कह रहे हैं कि एलआईसी को घाटे में आ जाएगा, तो जो मेरी पॉलिसी जब मैच्योर होगी मुझे पैसा मिलेगा ना? तो उसके मन में निराशा आई ना। तो मैं क्या कहता हूं, किसी भी नेता को निराशा वाली बात नहीं बोलनी चाहिए, खासकर जब वो असत्य हो। एलआईसी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एलआईसी का शेयर प्राइस उतनी नहीं है क्योंकि जितनी उसकी होनी चाहिए, वो इसीलिए नहीं है कि वो एक फेवरेट विपिंग बॉय बन गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बेहतरीन बैंक है, उसके कामकाज में कमी है, लेकिन आपको ये बोलना कि अब स्टेट बैंक को भारी क्षति पहुंच जाएगी, इससे लोगों के मन में
निराशा जगती है। अब आपके जो आपने जो सवाल किया मुझे दिल्ली का, जो देखिए दिल्ली एक पूरा स्टेट नहीं है। यहाँ पे अभी भी इस बात पे फाइनल डिसीजन आना रह गया है कि दिल्ली का अल्टीमेट बॉस कौन है, क्या वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कि वो चीफ मिनिस्टर है। दिल्ली में एक बड़ी विचित्र बात है, एक छोटा सा स्टेट है दिल्ली और 6 मंत्री हैं, क्योंकि जितने जितनी सीट्स होती हैं उसके एक प्रोपोर्शन से ज्यादा मंत्री नहीं बनते, तो हमेशा जो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होता है वो कुछ विभाग अपने पास भी रखता है डिवीजन ऑफ लेबर के तहत। अरविंद केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं, सारे देश का कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जिसके पास एक भी विभाग ना हो। आप देखिए, अब जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने गृह मंत्रालय अपने हाथ में लेकर रखा हुआ है। कोई भी पार्टी, मेरे ख्याल से ममता बनर्जी के पास भी 2-3 मंत्री, जो भी बड़े लीडर्स हैं, इनके पास कोई मंत्रालय नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊंगा, ये किसी फाइल पे साइन नहीं करते। इन्होंने आज तक किसी भी फाइल पे साइन नहीं किए। ये क्यों नहीं करते? या तो इनके मंत्री साइन करते हैं, उसके बाद एलजी के पास और चीफ सेक्रेटरी साइन करते हैं और एलजी साइन करते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर आप सारा का सारा जिम्मेवारी एलजी के कंधे पे डालते हो, एलजी आपसे सवाल नहीं कर सकता क्या? लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूविंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन फाइनेंस मैटर्स। लेफ्टिनेंट गवर्नर को पूरा हक है कि आपने कैसे इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन बात ये नहीं है, बात लेफ्टिनेंट गवर्नर की नहीं है। बात ये भी नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने बंगले पे 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। बात यह है कि आप जब मुख्यमंत्री बने थे तो आपने क्या कहा था? आप कहें मध्य प्रदेश वाले ने इतने खर्च कर दिए, यूपी वाले ने इतने खर्च कर दिए, प्रधानमंत्री ने खर्च कर दिए, ये सरासर बेमानी है। बिकॉज इन्होंने नहीं कहा, आप ही ने कहा था कि मुझे 4 कमरे का मकान चाहिए, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आपने इसका शपथ पत्र दिया था। यू गेव अ रिटन एफिडेविट टू द पीपल ऑफ इंडिया। दैट इज व्हाई आई से आई हैव वोटेड ट्वाइस फॉर केजरीवाल। I have voted twice because I saw a ray of hope in him when he came for the first time and he did not have the majority, and then he came for the second. I campaigned for him because we said here is a man who says I am here to cleanse the politics. और अब आप देखिए, 2 मंत्री जेल में हैं, पूर्व मंत्री जेल में। एक ने इस्तीफा अब दिया जब मनीष सिसोदिया जी ने इस्तीफा दिया। ये पिछली बार हमने बड़े डिटेल में लिकर स्कैम के बारे में बात की थी, तो एक भी कागज पे अरविंद केजरीवाल के साइन नहीं है किसी भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे भी। वो बड़े आसानी से कह सकते हैं। और आतिशी मार्लिना को बहुत ज्यादा संभल के रहना पड़ेगा। मैं आतिशी जी को बता भी चुका हूं एक सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप बहुत संभल के रहिए, क्योंकि वो जितने आगे आके, पहले तो उन्होंने कहा कि जैसे भरत ने राम के एब्सेंस में वो अयोध्या संभाली थी, वैसे ही मैं मनीष सिसोदिया जी की एब्सेंस संभाल रही हूँ। लेकिन पहले दिन से उनके तेवर आप देखिए। वो एक एमसीडी के स्कूल में घुस गई, उनके साथ शैली ओबराय थी जो कि दिल्ली की मेयर हैं। अशोक जी, धीरज जी, जिस तरीके से आतिशी मार्लिना जो कि एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, जिस तरीके से वो दिल्ली की एक इलेक्टेड मेयर से बात कर रही थी, मैं चौंक गया। एज इफ द मेयर ऑफ दिल्ली was a subaltern employee of आतिशी मार्लिना। मैं माफी चाहता हूँ या सूर्य जी, आप इतने इंटेलिजेंटली बातें करते हैं कि आपको इंटरप्ट करने का मन नहीं होता है, बट समय कम होने से हम बहुत जल्दी समापन की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए मैं धीरज जी से जुड़ते हुए उनको मैं ये बात साथ में जोड़ते हुए कि जो मनमाना करने वाली बात होती है उसमें जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है उसको डिसरिगार्ड करने वाली बात भी आ जाती है, जो कि आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष की तरफ से अक्सर लगता रहता है कि वो जो भी हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे कांग्रेस के लीडर हो या आम आदमी पार्टी के हों, वो कहते हैं वो ये संविधान को खतरा है मोदी जी से, ऐसा है। तो मन की बात है, तो आपका मन इसके बारे में क्या कहता है? और दूसरा, ये जो आम आदमी के मन की बात को लेके भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है कि नहीं है, इसमें एक डेटा मैं आपको और शेयर करते हुए, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वर्किंग पेपर की तरफ से आया, जो उसमें बल्ला बसीन विरमानी, बीबीवी उसका नाम उन्होंने रखा है। तो कहा कि भाई जो
एक्सट्रीम पॉवर्टी है ना, वो वर्चुअली डिसअपियर हो रही है भारत में। तो 0.86% पॉपुलेशन है, 12 मिलियन लोग हैं जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी के नीचे हैं। और इसका उन्होंने एक कंजम्पशन जो अगर $1.9 प्रतिदिन करता है, उससे नीचे है तो उसको वो मानते हैं। बहरहाल, सो ये तो मोदी जी के फेवर में जाती है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से आई हुई रिपोर्ट है। ओवरऑल आपका मन क्या कहता है आने वाले समय में क्या है जो अलग होना चाहिए? देखिए, पहले तो अगर आप एशियन डाटा, उनका बैंक का डाटा देखें तो 6.4% ग्रोथ 2023 और 6.7% जीडीपी ग्रोथ 2024 के लिए एक्सपेक्टेड है। वो करंट मार्केट मेल्टडाउन कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए तो कहीं बड़ी बात नहीं है कि 10, 12, 13% तक भी ये जा सके। तो पहले तो भारत की स्थिति इकोनॉमिकल ग्रोथ प्रोजेक्टर से काफी बेटर है एज कंपैरिजन टू अदर अदर प्लेसेस। और काफी हैवक क्रिएट करने की कोशिश की गई थी हिंडनबर्ग उसकी वजह से, और बिल्कुल सही सुदीप जी ने बोला, वो बच गए। लेकिन एक पॉइंट और ऐड करूंगा, सुदीप जी ने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि जो लोग सिंप्लिसिटी के बेसिस पे आए थे वो 48 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जिसके अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं 20 और स्कूल खुल सकते थे। सो जस्ट FYI। और पता नहीं कितने लोगों की सैलरी हाइक मिल सकता था, जो 20-20 हजार की नर्सें काम करती हैं हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशन में, उनको एक एक 5-10 हजार का बोनस देते तो सारी नर्सें दिल्ली की कवर हो जाती। तो अपने घर में अगर आपको कमाना है तो आप IRS की जॉब करें या प्राइवेट इक्विटी में जाएं, 40 करोड़ या 400 करोड़ का घर बनाएं, लेकिन टैक्स पेयर के पैसे पे नहीं। ये गलत ट्रेंड है, और मैं तो बाकी सब चीफ मिनिस्टर्स को ही बोलूंगा, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, वी आर नॉट बिलियनियर्स कंट्री, सो दिस पीपल हैव टू बी केयरफुल। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि ये सदी का सबसे बड़ा जोक होगा अगर आप ये बोलेंगे कि मोदी जी से भारत को खतरा है। मुझे तो ये लगता है मेरे लाइफ टाइम के अंदर, जो मैं भारत में रहा हूँ और अब मैं क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, मेरे लाइफ टाइम में मैंने इतना इंप्रेसिव एक्शन कभी भी किसी प्राइम मिनिस्टर से नहीं देखा। रेट्रोग्रेडली यस, राजीव गांधी जी कंप्यूटर्स लेकर आए या हेल्प किया, लाए तो ब्यूरोक्रेट्स होंगे और उनके एडवाइजर होंगे, लेकिन उन्होंने वो दिया। मनमोहन सिंह जी ने ओपन किया, उनकी कंट्रीब्यूशन है, कईयों की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इस लेवल की रिफॉर्मिंग कंट्रीब्यूशन ग्राउंड अप मैंने तो नहीं देखी। शायद बिस्ट जी अगर इस पे कमेंट करें या आप करें, मैंने एज अ यूथ, एज अ यंगस्टर कभी भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा कि हर एक आदमी से कनेक्ट करता है, लास्ट पर्सन इन द लाइन की चिंता करता है, गरीब से गरीब आदमी को फीड करता है कोविड के दौरान। शायद आप लोग कोविड की त्रासदी इस टाइम लोगों को लाइट अरे लग रही है, मा- लेकिन मा- अगर न्यूट्रिशन, एक पॉइंट ये सबको समझना बार बार जरूरी है, मैं कोविड से अटैच था, अगर हम न्यूट्रिशन नहीं देते उन लोगों को, 80 करोड़ लोगों को, तो कोई वैक्सीन, कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती अगर आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं। तो उन्होंने इनडायरेक्टली लाखों लोगों की जान बचाई होगी, मैं आपको एज अ फिजिशियन ये गारंटी से बोलता हूं। दूसरी बात, फ्री वैक्सीन। तो मोदी जी ने जो भारत के लिए काम किया है वो अनपैरेलल है। तो ऐसा स्टेटमेंट भी सोचना कि उनसे, दिस इज लाइक डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी। और मुझे तो ये तो लगता मैं है माफी चाहता हूँ आपसे। नहीं, आपके विचार हम बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। सिर्फ 30 सेकंड का समय है। सुधीर, यू वांट टू ऐड समथिंग टू मन की बात वर्सेस मन की बात? तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मन की बात बड़ा एक बड़ा रेडियो माध्यम को एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव माध्यम बनाया है ना। जैसे आपने बताया, डेटा अभी मैं देख रहा था, 100 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम एक या दो बार मन की बात सुना है, और 66 करोड़ लोग हैं। आप देखिए, 66 करोड़ का मतलब, अगर आप छोटे बच्चों को निकाल दें और बहुत बूढ़े लोगों को निकाल दें, तो लगभग 75-80% ऑफ द पॉपुलेशन विच मैटर्स इन सेंस ऑफ विच इज कंट्रीब्यूटिंग, वो रेगुलरली मन की बात सुनते हैं। हम शहरों में जो लोग बैठते हैं वो मन की बात को शायद नहीं देखते, लेकिन गांव में बैठे लोग जरूर देखते हैं। अब मैं अपने मन और की बात पे आ जाता हूँ। ये डेटा जो आपने दिया है, ये स्टैटिस्टिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर एक बार मैं हमारी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये शतक लगाने के लिए, जिसमें उन्होंने अपने मन की बात को एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह लिया है, एक तरह से सबके साथ जुड़ने और जोड़ने के अलावा एक विजन को लेके आगे बढ़ने वाली बात को अंडरलाइन किया है। तो उनको बधाई देते हुए, और अपनी मनमानी बातों में अगर सबके मन का साथ हो तो वो फिर मनमानी नहीं होके बहरहाल एक प्रजातांत्रिक पद्धति में जिस तरह से मन की बात आनी चाहिए थी वैसी हो जाती है। मैं अपने मन से, और जिसे कहते हैं तहे दिल से, डॉक्टर धीरज कौल और डॉक्टर सुधीर बिष्ट का आभार व्यक्त करने के साथ साथ आप सबके लिए मंगल कामनाएं। और फिर एक बार मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए बधाइयां और मंगल कामनाएं।